हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 10 नवंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं। एचडीएफसी लिमिटेड, इन्होंने बोला है कि ये 3000 करोड़ के बॉन्ड इशू करके फंड रेज करेंगे। और दूसरी कंपनी न्यूज़ है पेट्रोनेट एलएनजी, जिन्होंने कि कल मार्केट आवर्स के बाद अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एचडीएफसी लिमिटेड की, तो कल यानी कि 9 नवंबर को कंपनी ने बताया कि ये 3000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करेंगे। और ये जो फंड रेज किए जाएंगे वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिनका की कूपन रेट 7.1% होगा, उसके थ्रू किए जाएंगे। और जो इनकी सब्सक्रिप्शन है वो 11 नवंबर को ओपन होगी और सेम डे ही क्लोज हो जाएगी, यानी कि एक दिन में ये सारा फंड रेज कर लिया जाएगा। और इस फंड को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे रेस किया जाएगा, यानी कि कुछ लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं बड़े इन्वेस्टर, उन्हीं से ये पैसा लिया जाएगा, इसमें आम पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी। और इस पैसे को यूज कहाँ किया जाएगा, तो कंपनी का कहना है कि इस पैसे को जो उनकी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूज किया जाएगा, यानी कि प्योरली बिजनेस पर्पस है इस पैसे को रेज करने का। और इसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इनके बॉन्ड को ट्रिपल ए रेट किया है, तो काफी अच्छी रेटिंग दी है। और अब अगर क्विकली बात की जाए कि एचडीएफसी लिमिटेड ओवरऑल करती क्या है, तो आप ये जानते हैं कि ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है जो कि हाउसिंग लोन देती है। इसके अलावा इनकी काफी सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में इनका 21% से ज्यादा का हिस्सा है। एचडीएफसी लाइफ में 49.92% हिस्सा है। 52% से ज्यादा इनका एचडीएफसी एएमसी में हिस्सा है। इसके अलावा काफी सारी इनकी नॉन लिस्टेड कंपनी भी हैं, जैसे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में एचडीएफसी एर्गो। उसके अलावा जो इनकी हाउसिंग सेल्स की एक कंपनी है एचडीएफसी सेल्स। एजुकेशन लोन में एचडीएफसी कर्डेला। और इसके अलावा एचडीएफसी प्रॉपर्टी फंड। तो अगर आप एक शेयर एचडीएफसी लिमिटेड का लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट इन सभी कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो इस तरह से इनकी जो ओवरऑल ग्रुप कंपनीज हैं वो काफी अच्छी हैं और फेमस हैं। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की इंपोर्टर है पेट्रोनेट एलएनजी, उन्होंने अपने कल सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद डिक्लेयर किए। तो अगर सबसे पहले इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो ये प्रॉफिट इनका पिछले साल के कंपैरिजन में 11% गिर के 818 करोड़ रहा। हालांकि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वो 22% बढ़ा है। और इसके अलावा जो रीजन है कि इनका प्रॉफिट पिछले साल से कम क्यों हुआ है, क्योंकि इनके ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो काफी कम हो गए हैं। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो पिछले साल से 70% बढ़े हैं, पिछले क्वार्टर से लगभग 26% बढ़े हैं। और रीजन उसका ये है कि इंटरनेशनल गैस प्राइसेस आपने देखा होगा कि वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर हम जो कोविड टाइम पे चले गए थे वहां से कंपेयर करें तो 500% का उसमें इंक्रीज हो चुका है। तो उस वजह से जो इनके रेवेन्यू है वो तो बढ़े हैं, लेकिन रेट बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये जितना इंपोर्ट करते थे उतना इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ जो इनके कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वही इंपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक कस्टमर हैं वो इतने ज्यादा प्राइसेस बढ़ने की वजह से इस गैस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल इनकी वॉल्यूम कम होने से जो प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं, टोटल प्रॉफिट कम हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। और अगर बात की जाए इनके मार्जिन की, जो कि पिछले साल 14.42% थे, वहां से घट के 7.56% रह गए हैं। और अगर पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर किया जाए तो वहां से भी थोड़ी सी कमी देखी गई है। तो अगर फेस ऑफ इट देखा जाए तो रिजल्ट खराब लगते हैं, हो सकता है इनका शेयर आज नेगेटिवली रिएक्ट करे। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अगर मार्केट ने इसको बेक्ड इन कर लिया होगा तो शायद ये डिफरेंटली रिएक्ट करें, बट देखने से ऐसा लगता है कि रिजल्ट अच्छे नहीं है और ये शेयर नीचे गिर सकता है। और इसके अलावा जो कंपनी ने 7 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, स्पेशल इंटरिम डिविडेंड है, जो कि पे किया जाएगा। तो अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर हमें लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 5% से भी कम रिटर्न दी है। एक साल में इनकी रिटर्न 1% से ज्यादा नेगेटिव है। हालांकि पिछले 3 महीनों में शेयर काफी अच्छा भागा है, 10% से ज्यादा, और पिछले एक वीक में भी 2% से ज्यादा। और उसका रीजन है कि पिछले कुछ टाइम में इन्होंने अपने प्राइजेस को रिवाइज किया था, उसको बढ़ाया था, जिसकी वजह से इनके शेयर थोड़ा सा भागा था।
और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो सितंबर में शेर खान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और 285 इसका टारगेट प्राइस दिया था। और टिकर टेप के लेटेस्ट प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 265 देते हैं, हायर साइड पे 343 और लोअर साइड पे 209। और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 235 रुपए 60 पैसे पे हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अभी अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस देखें तो एक मिड कैप कंपनी है, 35,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैल्यूएशन ठीक ठाक लगता है, 12 की पी रेशो, 3 की पीबी रेशो अच्छी लगती है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है, 25.64%। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो रिजल्ट फेस ऑफ इट खराब लगते हैं, हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन देखी जाए। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है कि एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे या शेयर प्राइस में क्या बेक्ड इन है। कई बार आप देखेंगे कि रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, लेकिन उसके बाद भी शेयर नीचे जाता है। और कई बार शेयर रिजल्ट काफी खराब आते हैं, जैसे औरोबिंदो फार्मा के रिजल्ट काफी खराब थे लेकिन फिर भी वो एक बार के लिए शेयर भागा। तो ये सब डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म में बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर इसमें कुछ भी करेक्शन आती है आज तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसको लॉन्ग टर्म में लेने के लिए। और अगर मैं उसके पीछे के कुछ रीजंस बताऊं तो सबसे पहले अभी जो जो प्राइस पे ये लोग गैस खरीदते हैं, यानी कि स्पॉट प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि चाइना और जापान और यूरोप में डिमांड बढ़ी थी, जिसकी वजह से कंपनी के वॉल्यूम पे असर देखा जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी का मानना है कि जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मलाइज होंगे, और अगर ऐसा होता है तो इनके वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल आएंगे और तब आप देखेंगे कि इनके प्रॉफिट में वृद्धि होगी। इसके अलावा प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो इनके कस्टमर हैं वो अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो सरप्राइज ना देखें अगर कल को प्राइस बढ़ जाता है। तो उस वजह से ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर पा रहे हैं, जो कि इनको अच्छा फायदा करेगा आने वाले टाइम में। और इसके अलावा अगर गैस की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टारगेट रखा है कि 2030 तक जो हमारी टोटल एनर्जी भारत में जनरेट की जाएगी उसमें से 15% गैस से होनी चाहिए, जो कि अभी 6.2% है। तो आने वाले टाइम में गैस की डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं काफी बुलिश हूं, और अगर कोई भी करेक्शन आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप इसका शेयर ले सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको 10% से 40% के आसपास की रिटर्न दे सकता है। अब अगर हम वापस एचडीएफसी लिमिटेड पे आए और उसके शेयर की बात करें कि क्या करंट प्राइस पे उसको लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 62% की रिटर्न, एक साल में 37% की रिटर्न और पिछले 3 महीनों में 12% की रिटर्न। तो लगभग आप कह सकते हैं कि इन्होंने शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न दी है अपने इन्वेस्टर को। और इनके रिजल्ट आए थे पिछले वीक, तब भी मैंने इनको रिव्यू किया था और बहुत सारी बातें आपको शायद रिपीटेटिव लगे अगर आपने वो वीडियो देखा हो, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं क्विकली उसको समराइज करूंगा। तो रिजल्ट आने के बाद जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने जो इसका टारगेट दिया है वो 2960 से 3480 के बीच में दिया है। अगर हम एवरेज लगाएं तो 3250 आता है, जो कि करंट प्राइस से 10% की अपसाइड दिखाता है। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो भी इसका जो एवरेज प्राइस है वो 3250 के आसपास देते हैं, हायर साइड पे 3500 के आसपास और लोअर साइड पे 2500 के आसपास। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 2942 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अभी अपने जो एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो ये अपने हाउसिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट में सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है, 5,31,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो और पीबी रेशो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, लेकिन ये बड़ी कंपनी है, आगे ग्रोथ ग्रोथ रह सकती है, तो काफी अच्छा है। और इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 12 की अच्छी है। तो इस स्पेस में मुझे एचडीएफसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दोनों ही अच्छी कंपनीज लगती हैं। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो एचडीएफसी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिनका की वैल्यूएशन और रिटर्न काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो जैसे फेवरेबल डेमोग्राफिक है भारत का, भारत की 66% पॉपुलेशन 35 साल के आसपास है, जो कि आने वाले टाइम में घर ले सकती हैं, पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर हाउस होल्ड बढ़ रहे हैं, यानी कि जो छोटी फैमिली है, पहले लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे बट अब छोटी फैमिली है तो उनकी घर की डिमांड बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन अभी 32% है, जो कि उम्मीद है कि 2030 तक 50% होगा, तो उसकी वजह से भी घरों की डिमांड बढ़ेगी।
और अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। तो ये सभी रीजन है जिसकी वजह से घरों की डिमांड बढ़ेगी और इससे एचडीएफसी को फायदा होना चाहिए। और अगर हम पेनिट्रेशन भी देखें तो मॉर्गेज जो पेनिट्रेशन है भारत में 11% है नॉमिनल जीडीपी का, जबकि दूसरे कंट्रीज में अगर हम देखें तो डेवलप्ड नेशन में तो वो 45 से 90% के बीच में है। और अगर हम डेवलपिंग नेशन यानी चाइना, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह की भी बात करें तो ये 18 से 34% है। तो भारत में अभी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि आप अगर इसके शेयर को लेते हैं, हालांकि शॉर्ट टर्म में शायद ये अच्छी न्यूज आई है तो ये थोड़ा सा ऊपर भागे, लेकिन अगर कोई भी करेक्शन आती है तो आप इसको ले सकते हैं। आने वाले 1 से 2 साल में आपको 10 से 20% की रिटर्न दे सकता है। और अब अगर बात की जाए अर्निंग की, तो अर्निंग सीजन अपनी लास्ट लेग पे है। तो आज भी 268 कंपनीज हैं जो कि अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। इसमें से अगर कुछ बड़े नाम की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जोमेटो, इसके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और टाटा टेली सर्विसेज वगैरह, पिडिलाइट, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने आज रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे इस वीडियो में वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।